बच्चों, आज हम पुनः इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कक्षा 9th और 10th के लिए जो सेकेंड पार्ट पेपर का आता है उसको हम लोग पुनः आज पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं जो सब्जेक्ट पार्ट में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट पार्ट्स अधिक से अधिक 4 भागों में विभक्त होता है और जिसमें कि पहला बाएं से पहला जो है डिटरमाइनर होता है, दूसरे नंबर पर क्वालिफायर होता है जो एडजेक्टिव होता है, तीसरे नंबर पर हेडवर्ड होता है और चौथे पर एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, यदि चारों उपस्थित रहे तो। और तो उसमें हम लोग देखें कि जब चारों उपस्थित होते हैं तो हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है। आज हम देखेंगे कि हेडवर्ड जो है नाउन के अलावा भी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो है वह हेडवर्ड के रूप में आते हैं, वह नाउन का कार्य करते हैं। जैसे बता दिया गया था कि नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव, जिरन, इन्फिनेटिव भी जो है हेडवर्ड की जगह पर आते हैं। सेंटेंस में हेडवर्ड की जगह पर इनका भी प्रयोग होता है। तो यह टेबल आपको विशेष रूप से पार्टिसिपल और जिरन को लेकर दिखाया गया। तो कभी कभी जिरन जब हेडवर्ड के रूप में आता है तो अपने साथ मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी लाता है। यह 2 तरीके से आता है कि जिरन और इन्फिनेटिव जब हेडवर्ड के रूप में आते हैं तो कभी कभी अपने साथ कुछ मॉडिफायर ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो उनके तुरंत बाद लेते हैं। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट को तुरंत जिरन और इन्फिनेटिव के तुरंत बाद लेते हैं, तब उसके बाद प्रेडिकेट वाला क्वेश्चन दिखा रहा है। जैसे देखिए टेबल के अनुसार, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अब मान लीजिए आ गया इस तरह से भरने के लिए ऐसे दे दिया डाटा दे दिया, लिख दिया इज यूजफुल। यूजफुल अब ब्रैकेट में दे दिया, इन द मॉर्निंग यहाँ कामा लगा दिया, अब यहाँ लिख दिया वॉकिंग। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब हमें करना है इसको जो है यहाँ इन द मॉर्निंग एक फ्रेज के रूप में देख रहे हैं, शब्द समूह है, इसमें एक फ्रेज के रूप में उपस्थित हो रहा है जो 1 2 3 शब्दों का एक शब्द समूह है। यहाँ कहाँ लगाया है एक शब्द। तो कभी कभी
अगर हमें ग्रामर का ज्ञान नहीं होता या हम ठीक से पेपर नहीं समझ पाते तो हम जिस क्रम में दिया रहता है हम उसी क्रम में यहाँ लिख देते हैं और चले आते हैं घर पर और कहते हैं भाई तो पेपर कर लिए छक लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें ग्रामर की सूझ होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो हम जो है ये समझेंगे कि नहीं भाई हमें इसको सही मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। इसलिए अब यहाँ जब दो ही वर्ड एक तरह से एक फ्रेज है, एक वर्ड है, तो इस क्रम जिस क्रम में दिया है निश्चित रूप से उस क्रम में नहीं होता। जिस क्रम में दिया जाता है कभी ऐसा नहीं आता है कि जिस क्रम में ब्रैकेट दिया उस क्रम में भर कर चले जाए तो लगता है वो क्रम बिगाड़ जो है बिगाड़ कर तय करता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ जिरन है, हम जानते हैं कि जिरन से भी वापस हो सकता है। हम पढ़े कि सब्जेक्ट के रूप में जिरन पार्टिसिपल सॉरी जिरन और इंफिनिटिव एक कार्य करते हैं नाम का कि सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए हम जो है यहाँ देखेंगे इसको लिखेंगे वाक्य। तो पहले वाक्य लिखेंगे, पहले बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे वाक्य, तब लिखेंगे एकदम बाद में यहाँ लिखेंगे इज यूजफुल, तब यूजफुल वर्ड है वाक्य में करवाने के यूजफुल। सुबह का पढ़ना उपयोगी होता है, सुबह का पढ़ना उपयोगी होता है, तब यूजफुल सेंस जो है ये बनेगा। जैसा कि लिखा वाक्य में लंबाने में यूजफुल यहाँ लिखा तो सही बात। तो इसको इस तरह से यह जो है पेपर में आता है। और दूसरा देखिए स्विमिंग इन द रिवर, वैसे ही तैरना। अगर खाली देखें कभी कभी ये नहीं कि हमेशा आता है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं आता, कभी कभी बिना मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी आता है। अगर इसको वाक्य अगर कहना है मॉडिफायर वाक्य के लिए इसको तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। और ऐसे ही स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ये भी मीनिंगफुल है। लेकिन अगर इसमें जो है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनको इसके तुरंत बाद लिखना चाहिए। इस टेबल का मकसद यही है कि आप लोग इसको जाने कि अगर इसमें मॉडिफायर आ जाते हैं तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो हाँ स्विमिंग इन द रिवर इज ए गुड एक्सरसाइज। तो नदी में तैरना, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, या इसमें जो मॉडिफायर नदी में तैरना एक अच्छा व्यायाम, नदी में तैरना एक अच्छा व्यायाम गुड एक्सरसाइज। अब एक दो एग्जाम्पल आपने यहाँ टेबल दिया है, यह दोनों जिरन बताया गया है। जिरन वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है जिसका अर्थ नाने नहीं निकलता है, तो उसे जो है जिरन कहते हैं, वह नाम का काम करता है। ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, यह वर्ब और नाउन का काम करता है। नाउन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत सब आते हैं। आप देखिए अब अगला सेंटेंस है इंफिनिटिव से बनता है। इंफिनिटिव है हेड वर्ड के स्थान पर या नाम का जो काम सब्जेक्ट के स्थान पर इंफिनिटिव टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी।
अपने अध्यापकों का आज्ञाओं अपने अध्यापकों के आज्ञाओं का पालन करना हमारा कर्तव्य है। टू ओबे आवर टीचर्स, अपने अध्यापकों के आदेश का पालन करना इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ देखिए टू ओबे ये बनता है वर्ब के पहले, जैसे इसमें वर्ब आगे लगा के बनता है चिरन, तो ये वर्ब के पहले TO2 जो है प्रीपोजिशन जोड़ने से एक बनता है इंफिनिटिव। इसका अर्थ करता है नाम, पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो ये ना आता है, इसका भी जो है बात हिंदी में करेंगे तो आएगा। तो टू ओबे आवर टीचर्स, अपने अध्यापकों के जो है आवर टीचर्स, अपने अध्यापकों के आज्ञा का पालन करना की जरूरी हमारा कर्तव्य है। तो देखिए टू ओबे हो गया हमारा हेड वर्ड, सब्जेक्ट हो गया। आवर टीचर्स क्या है, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट और इन आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे अगला है टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम, अच्छे अंक प्राप्त करना हमारा उद्देश्य। टू गेट एडवर्ड हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे और तुरंत इसके बाद गुड मार्क्स एक मॉडिफायर ऑब्जेक्ट जो है लिखेंगे और फिर यहाँ है इज माई एम, हमारा उद्देश्य। ये तो दिया जाएगा सर्टिफिकेट में, सब्जेक्ट पार्ट आएगा ऐसे। लिखा करेगा ऐसे जो है डाट करके लिखा रहेगा इज माई एम। ऐसे दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा मार्क्स एक ऐसे गेट मार्क्स गुड, अब एक याद रखा ऐसा और ये सब्जेक्ट पार्ट दिया है, पूर्ण है, वर्ग सही दे दिया है। अब इन शब्दों को हमें व्यवस्थित करके यहाँ लिखना है। तो अब हमें लगेगा कि गेट तो वर्ग है, यहाँ एक वर्ग है, ये है एक वर्ग यहाँ, तो ये दो वर्ग के कैसे होगा, दिमाग में सब बात कौन थे कि कैसे करके डबल वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग है। तो या जो है अगर मान लीजिए सहायक क्रिया किसको हम चीज मानते हैं तो इधर जगह है कि कोई क्रिया को उसके बाद लिखिए, हमेशा इसके पहले ही लिखना है। तो एक अवश्य दिमाग में है कि एक जो है इस वर्ग को हमें कुछ दूसरा रूप देना होगा। तो देखिए यहाँ टू जो है ये बता रहा है कि अगर टू गेट करते हैं तो बाद इनफी बन जाता है। टू गेट करेंगे तो हमारा जो है इनफी नाउन बन जाएगा, कर्ता काम सब्जेक्ट काम करना शुरू कर देगा। और मार्क्स नंबर है, ये काम कर रहा
एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन के पहले होता है। तो अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से, टू गेट, टू गेट गुड मार्क्स, अगर हम इसको इस क्रम में लिख दें तो हमारा व्यवस्थित शब्द व्यवस्थित आएगा और यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा मार्क्स प्राप्त करना हमारा उद्देश्य, इसका एक मीनिंगफुल बन जाएगा। अगर इसका यहाँ भी क्रम बदलेंगे, इसका क्रम इधर उधर करेंगे तो अर्थ ही नहीं निकलेगा, अर्थविहीन हो जाएगा और यह मान्य नहीं होगा। इसलिए जो है हमें यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन के अलावा जिरंड और पार्टिसिपल, जिरंड और इंफिनिटिव, तो ये भी होते हैं जो नाम का काम करते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। और इंफिनिटिव टू लगाकर करता है, वन के पहले टू लगा करके आई लगाता है। तो इस तरह से हम देखें, इस तरह से हम देखें कि जो है कभी एक इंफिनिटिव और एक जिरंड दोनों अब मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, जो इनके तुरंत बाद उसको लिखते हैं और उसका लिखते हैं। टू गेट गुड मार्क्स इज माय एंड। अब आइए नीचे का टेबल देखिए। एक कभी कभी बताया कि कभी कभी यह बिना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के भी आ जाता है, बिना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट की भी आती है। देखिए नीचे टेबल लिखा है सिंगिंग प्लीजेज मी, गाना, गाना मुझे प्रसन्न करता है, गाना मुझे प्रसन्न करता है। तो सिंगिंग, तो ये देखिए माने गाने से हमें, माने गाने से मुझे प्रसन्नता मिलती है, गाने से मुझे प्रसन्नता मिलती। सिंगिंग प्लीजेज मी, तो यहाँ बिना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के सीधे जो है सब्जेक्ट और मॉडिफाइड करके सीधे प्रेडिकेट। तो यह बिना, कभी कभी बिना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के भी आता है। तो जैसा हालात हो उस तरीके से आप देख करके एक भरेंगे सब्जेक्ट पार्ट को, ऐसे भरा गया है तो जरा भी मिस्टेक नहीं होगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। नीचे है तो जिरंड देखिए, जिरंड सिंगिंग है, और यहाँ है टू वर्क इज टू वर्शिप, कार्य ही पूजा, कार्य करना, पूजा करना, कार्य करना, पूजा करना। टू वर्क इज टू वर्शिप, कार्य करना, पूजा करना होता है। तो अब देखिए टू वर्क क्या जो है, तुरंत वर्ब आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ के बाद इसके से जैसे जिरंड के बाद तुरंत वर्ब आ गया, तो जानते हैं कि वर्ब और वर्ब के बाद से प्रेडिकेट शुरू होता है। वर्ब प्लस समथिंग, ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट, ये सब मिल करके प्रेडिकेट बनते हैं। कहाँ वर्ब इज, देखिए इज आ गया, तुरंत वर्ब आ गया, ये जो है सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो ये दो तरीके से आते हैं, कभी कभी एक जिरंड और इंफिनिटिव मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, जैसा कि ये टेबल बता रहा है। और वही जिरंड और इंफिनिटिव बिना मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी आते हैं। इस तरह से एक संपन्न होगा जिरंड और इंफिनिटिव कैसे हेडवर्ड के रूप में सब्स्टिट्यूट में उनका प्रयोग होता है। कभी कभी मॉडिफाइड के साथ आते हैं, बिना मॉडिफाइड के कैसे होता है, ये हम इस टेबल से देखें। अब आइए इस टेबल पर विचार करें
कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर इट और देयर इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग जो है, जैसे कोई मौसम दिन बताना हो, मौसम बताना हो, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, मौसम के हालात बताना होता है, तो वहां जो है यह इम्पर्सनल नाउन, इट जो है इम्पर्सनल नाउन कहा जाता है। यह इट सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है जब हम मौसम की बात करते हैं। जैसे कहते हैं आज बहुत ठंड है, कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। अगर कहते हैं कि आज बहुत ठंड है तो कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। यहां देख लीजिए, अगर आता है आज बहुत ठंड तो लिखेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। ऐसे ही आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब आइए देखिए, कोई दिन बताना हो, मौसम बताना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो हो गए तब तक प्रोनाउन नाउन ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो इट इज वेरी प्रेजेंट टुडे। देखिए, आज का दिन बहुत ही सुहावना है, आज का दिन बहुत ही सुहावना है, इसलिए इट इज वेरी प्रेजेंट टुडे, आज बहुत ही सुहावना है। इट इज हॉट टुडे, यानी आज बहुत गर्मी है। जैसे सुहावना गर्मी, ये मौसम दिन प्रतिदिन का मौसम के विषय में बता रहा है। इट इज संडे, आज रविवार, इट इज संडे। इट विल सून बी डे, बहुत शीघ्र ही दिन होने वाला, बहुत जल्द ही दिन होगा, रात से बहुत शीघ्र ही दिन होगा। इट विल सून बी डे, मान लीजिए रात है, इंतजार लोग कर रहे हैं सुबह का, उसी के लिए है इट विल सून बी डे, बहुत शीघ्र ही दिन होगा, दिन होने वाला है, दिन निकलने वाला है, सुबह होने वाला है। तो इस तरह से दिन बताने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग। और कभी कभी जो है देयर का प्रयोग होता है। एक इंट्रोडक्टरी होता है, देयर इंट्रोडक्टरी, एक इम्पर्सनल। तो एक इंट्रोडक्टरी रूप में देयर का प्रयोग होता है। एक तब होता है जब हम किसी कथा का शुरुआत करते हैं, किसी कहानी की हम शुरुआत करते हैं तो हम देयर से, एक समय की बात है, एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। तो बहुत समय पहले एक राजा रहता था। तो इस तरह जब कोई कहानी कथा शुरू होती है तब समझिए वहां देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिखा है, एक बार एक गांव में एक औरत रहती थी। There lived a woman in a village. There lived a woman in a village.
एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। देयर लिव्ड अ वुमन इन ए विलेज। तो किसी भी कहानी का शुरुआत करने में, किसी कथा का जब हम शुरू करते हैं कहानी, तो देयर से उसका शुरुआत होता है। तो देयर लिव्ड ए वुमन इन ए विलेज और देयर वाज अ वुमन इन द विलेज, ऐसे हो सकता है। और देयर तब होता है जब हमारा पहला शब्द अधिकरण कारक में हो, यानी उसका चिन्ह में पै पर आवे, उसके तुरंत बाद, उस शब्द के तुरंत बाद में पै पर आवे तो देयर का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर। कमरे में विद्यार्थी है, कमरे में जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं, या जो है ऑफिस में अध्यापक लोग बैठे हुए हैं। इस तरह ऑफिस में, कमरे में, पेड़ पर। तो जब में पै पर जब किसी नाम शब्द के तुरंत बाद आए तो समझ जाइए वहां देयर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखिए कहते कमरे में 20 लोग हैं, कमरे में, कमरे में आ गया तो हम देयर करते हैं। देयर आर 20 men इन द रूम। कमरे में 20 लोग। कहते हैं कि हमारे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। अगर कहते हैं हमारे देखिए आ गया जो है अधिकरण का होता है हमारे कमरे में, हमारे कक्षा में आ गया ना, कक्षा में। तो ये हो गया। तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगर होगा कमरे में 1 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ है कमरे में 20 व्यक्ति हैं, आदमी। तो देयर आर 20 men इन द रूम। देयर आर 20 men इन द रूम। और देयर इज ए गर्ल अंडर द ट्री। तो पेड़ के नीचे, देखिए पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे एक लड़की है, पेड़ के नीचे एक लड़की है। तभी देयर इज ए गर्ल अंडर द ट्री। तो इस तरह से अधिकरण और संबंध कि जो है एक कारक आते हैं, अधिकतर हम देयर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में पहले टेबल से यहां से हम देखें कि जो है जिरन और इन्फिनेटिव एक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ये भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं नाउन प्रोनाउन की जगह पर। और अब इस से हम देखें कि इट और देयर ये भी सब्जेक्ट के रूप में जो है इनका उपयोग होता है। हालत कार्य का तब हम इसका प्रयोग करते हैं, कब हम देयर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये भी सब्जेक्ट के रूप में इनका भी प्रयोग होता है। और कभी कभी बताएं कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है। जब किसी एडजेक्टिव शब्द के पहले कोई आर्टिकल लग जाता है तो वह एडजेक्टिव शब्द नाउन बन जाता है और पूरे समूह का को प्रदर्शित करता है। जैसे लिखते हैं the rich are happy. The poor are unhappy.
देखिए यहाँ द रिच और द पुअर, रिच और पुअर शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन इनके पहले दी लग गया है। तो द रिच ये हो गया अमीर लोग, बहुवचन हो गया, अमीर लोग प्रसन्न रहते हैं। द पुअर गरीब लोग दुखी रहते हैं। तो द रिच द पुअर यह अब नाउन पर है एडजेक्टिव। रिच वैसे रिच और पुअर एडजेक्टिव, जब भी इसके पहले दी लगा दिए यह जो है नाउन, यह एडजेक्टिव नाउन हो गया और यह प्लूरल हो गया। द रिच माने जो है धनी लोग, समस्त धनी लोग, समस्त धनियों की बात करें, यहाँ समस्त गरीबों की बात करें। ऐसे कभी भी यस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह खुद ही प्लूरल है। द पुअर खुद ही प्लूरल, द रिच प्लूरल है, उसमें यस लगाने की आवश्यकता उसको नहीं, खुद ही प्लूरल। तो इस तरह से हम देखें कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और यहाँ जो है जिरांड, इंफिनिटिव और इम्पर्सनल प्रोनाउन एट और इंट्रोडक्टरी देयर, ये शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, का सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग होता है, किया जाता है। तो इस तरह से आज हम सब्जेक्ट पार्ट कि जो बचा हुआ था, जो कहने का मतलब नाउन प्रोनाउन के अलावा आज हम देख लिए कि जिरंड, इंफिनिटिव और इम्पर्सनल प्रोनाउन इट और इंट्रोडक्टिव देयर से भी हम सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये भी सब्जेक्ट पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आज सब्जेक्ट पार्ट पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और फिर अगले दिन हम लोग प्रेडिकेट पार्ट के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।